मुंबई में आज बेहद खतरनाक हादसा हुआ। इंद्रायणी नदी पे बने पुल का आधा हिस्सा टूट के गिर गया। जब ब्रिज गिरा तब मौके पे कई लोग उसी पुल पे मौजूद थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि करीब 25 से 30 लोग नदी में बह गए हैं। दरअसल पुणे के मावल में कुंटमॉल में पुल गिरने से कुछ पर्यटक डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना दोपहर करीब 3:40 की है। पुल का हिस्सा जो गिरा वहां पत्थर भी मौजूद थे। दिल्ली के सफदरगंज एनक्लेव में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते एक मोबाइल टावर गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आप नेता सोमनाथ भारती ने मोबाइल टावर गिरने की घटना के बाद दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और इसे अवैध रूप से लगाया गया बताया। आईएमडी ने आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि यदि ये घटना आवासीय क्षेत्र में हुई तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पुष्टि की है कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए दुखद एयर इंडिया हादसे में मारे गए लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। आज डीएनए मिलान के जरिए उनकी पहचान की पुष्टि हुई। रूपाणी ने कई वर्षों तक राज्य की सेवा की थी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सुबह करीब 11:10 पे उनका डीएनए मिलाप हो गया। उन्होंने कई वर्षों तक राज्य के लोगों के लिए काम किया, साथ ही उन्होंने उनके काम भी गिनवाए। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर से भाजपा पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब 26/11 का हमला हुआ था तो उस समय भारत ने पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर लिया था और पहलगाम हमले के बाद हमारे साथ दुनिया का कोई भी देश नहीं खड़ा था। उन्होंने कहा कि पहले और आज के समय की विदेश नीति में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 बार कह चुके हैं कि उनके कहने पे युद्ध विराम रोका गया। ये हमारे देश की संप्रभुता पे प्रहार है। पंजाब में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पे हैं। भाजपा के नेता भी जम के चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस बीच करनाल पहुंची सीएम रेखा गुप्ता ने आप पे जोरदार निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान पंजाब सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में कुछ शक्तियां ग्रहण की तरह बैठी हैं, न खुद तरक्की कर रही हैं, न बाकी राज्यों के साथ समन्वय बना रही हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था भविष्य में देश की विकास कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक बनने जा रही है। आप इस सरकार की मंशा को समझ गए होंगे। पिछले 10 वर्षों में कुछ सबसे अप्रत्याशित निर्णय लिए गए जिनकी मांग भी नहीं की गई थी, जैसे अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलना और इस वर्ष परमाणु क्षेत्र के बारे में घोषणा। जब ये महसूस किया गया कि हम जहां हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए हम पूरी तरह से सरकारी स्रोतों और संसाधनों पर निर्भर नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें निजी क्षेत्र के लिए खोलने की अनुमति दी और परिणाम चमत्कारिक रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ गौरीकुंड के पास एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल आपात बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पे हुई इस बैठक में मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सचिव यूसीएडी के सीईओ गढ़वाल, कमिश्नर और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जब तक हर तीर्थयात्री की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर बोलते हुए मलूक नागर ने कहा कि एक बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना है। इस हादसे की पूरी तरह से निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी ताकि दुर्घटना के पीछे के सभी कारणों को स्पष्ट रूप से उजागर किया जा सके। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति, एजेंसी या तकनीकी लापरवाही की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा भाजपा के 1 वर्ष पूर्ति अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को भुवनेश्वर जाएंगे। वे भुवनेश्वर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल जनता पैदल तक रोड शो करेंगे। राज्य सरकार और भाजपा ने उनकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंत्री रवि नारायण नायक ने बताया कि प्रधानमंत्री दोपहर 2:30 पे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर बोलते हुए एनसीपी एससीपी नेता जयंत पाटिल ने इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार को इस पे कुछ नए एहतियाती उपाय करने चाहिए। जयंत पाटिल ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार सुरक्षा मानदंडों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पिछले 2 सालों में ये 5वीं या 6ठी घटना है।